काशी में आज उत्सव मनाया गया। मौका था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शक्ति प्रदर्शन का। इसी काशी में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2019 के लोकसभा चुनाव का सबसे बड़ा रोड शो कर रहे हैं। आप तस्वीरों के जरिए देख पा रहे हैं, जन सैलाब सड़कों पर उमड़ पड़ा है। बीएचयू के लंका गेट से शुरू हुआ रोड शो काशी के अलग अलग इलाकों से गुजरता हुआ दशाश्वमेध घाट पर खत्म होगा। इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जिसके जरिए आप समझ पाएंगे कि इस रोड शो को कैसा जबरदस्त रिस्पांस मिल पा रहा है। देखिए, पहली तस्वीर बीएचयू गेट पर जब पीएम मोदी पहुंचे थे, उसके बाद मदन मोहन मालवीय की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। उसके बाद उन्होंने रोड शो की शुरुआत की और उसके बाद आप देख पा रहे हैं चौथी तस्वीर में कि मोदी के दीदार के लिए किस तरह से जन सैलाब उमड़ पड़ा है। और ये लाइव तस्वीर आप देख पा रहे हैं जी बिजनेस पर, इस वक्त बिल्कुल ताजा तस्वीर मोदी का रोड शो किस तरह से आगे बढ़ रहा है। यह आप देख रहे हैं पूरा एक लंबा काफिला और एक लोगों की जबरदस्त भीड़ उमड़ी है सड़कों पर इस रोड शो में शामिल होने के लिए। तो ये आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से जबरदस्त रिस्पांस पीएम मोदी के इस रोड शो को जनता की तरफ से, पब्लिक की तरफ से मिल रहा है। चलिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार रामदत्त त्रिपाठी जी हैं। उनसे लगातार हमारी बातचीत जारी है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस के साथ जुड़े रहने के लिए। जी। और देखिए, जैसे जैसे शाम ढल रही है लोगों की भीड़ और बढ़ रही है, मतलब उत्साह में कोई कमी है नहीं। अब देखिए, आज वर्किंग डे है, कामकाजी दिन है, उसके बाद भी इस तरह से जबरदस्त रिस्पांस मिलना, क्या आपको लगता है कि इस बात के संकेत हैं कि मोदी लहर में कोई कमी आई नहीं है? डेफिनेटली कम से कम बनारस में तो मोदी लहर में कोई कमी आने का कारण नहीं है, क्योंकि किसी भी शहर के लिए, किसी भी क्षेत्र के लिए ये गर्व की बात होती है कि देश का प्रधानमंत्री वहाँ का प्रतिनिधित्व करे। और चूंकि देश का प्रधानमंत्री वहाँ से सांसद है, तो जाहिर है कि बहुत सारे जो मंत्रालय हैं, बहुत सारे विभाग हैं, चाहे वो रेलवे हो, चाहे सड़क हो, चाहे वो गंगा का मामला हो, घाटों की सफाई हो, ये बहुत सारे काम हो जाते हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं कि मोदी जी ने वहाँ के विकास के लिए कम से कम जो बनारस के खास करके जो काशी विश्वनाथ मंदिर है, उसका जाने आने का जो रास्ता है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है, उसको चौड़ा करने के लिए, उसको सुगम बनाने के लिए एक योजना लाए हैं और उस पे काम हो रहा है। लेकिन उसके दूसरी तरफ उसका वो भी होता है कि भाई बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनका नुकसान हुआ इस कॉरिडोर से, तो जाहिर है कि वो लोग वहाँ असंतुष्ट भी हैं। बहुत सारे लोग, जो मुझे लगता है कि शायद किसानों की जो अपेक्षाएं थी या बुनकरों की जो अपेक्षाएं थी, वो उतनी पूरी नहीं है। लेकिन पूरे बनारस के लिए तो जाहिर है कि वो एक गर्व की बात है ही कि वहां से वो सांसद हैं। तो डेफिनेटली, और आज तो बहुत दूसरे जिलों से, दूसरे प्रदेशों से भी लोग आए हैं। हाँ, लेकिन रामदत्त त्रिपाठी जी, जैसा कि आपने खुद कहा कि मोदी जी ने कुछ बड़े काम बनारस में किए हैं, कुछ उनकी फहरिस्त है हमारे साथ, हमारे पास, जो हम बताना चाहते हैं दर्शकों को भी, और इस पर फिर आपका कमेंट लेंगे। सामुदायिक शौचालय का निर्माण, ये कुछ बड़ी उपलब्धियां हैं जिन्हें गिनाई जा रही हैं। बुनकरों, हस्तशिल्पकारों के लिए पंडित दीनदयाल ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर, वाराणसी रिंग रोड फेज 2, गाजीपुर जमनिया सैयद राजा NH 97 पर 56 किलोमीटर का सड़क निर्माण, ऐसी कुछ लंबी फहरिस्त है। क्या आप एग्री करते हैं, क्या ये सारे काम ग्राउंड पर हुए हैं? लेकिन अब जब ये काम होते हैं तो उसमें दूसरी तरह की बातें भी लोग करते हैं कि जैसे भाई बनारस एयरपोर्ट से और वहाँ सर्किट हाउस तक सड़क बनी, तो अब कई लोग ये भी कहते हैं कि साहब 20 किलोमीटर की सड़क में 800 करोड़ रुपया क्यों लगा। तो ये बहुत सारी बातें, काम तो हुए, रेलवे स्टेशन का सुधार हुआ है, सड़कों का सुधार हुआ है, साफ सफाई बढ़ी है, बनारस को अन्य शहरों से जो जोड़ने वाली सड़कें हैं वो चौड़ी हो रही हैं। डेफिनेटली, जैसे मैंने कि कहा
हालांकि जब प्रधानमंत्री हैं वहां से तो बहुत सारे मंत्रालयों से, बहुत सारे डिपार्टमेंट से वहां बजट आया है और उस बजट से काम हो रहा है। लेकिन ये तो देखिए सांसद भी करा सकते हैं। एक प्रधानमंत्री जब होता है तो वो केवल एक क्षेत्र की बात नहीं है, तो उनसे ये अपेक्षा भी थी साथ ही साथ कि भाई किसानों की बेहतरी के लिए, आज किसान जो खेती है घाटे का सौदा हो गई है। स्कूलों की जो स्थिति है कि प्राइमरी स्कूलों की स्थिति जैसे, या पूरे जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें एम्प्लॉयबल लोग नहीं पैदा हो रहे, स्किल वाले लोग नहीं पैदा हो रहे हैं, या एक ईज ऑफ बिजनेस है कि भाई बिजनेस करना आसान हो, तमाम जो सरकारी करप्शन है वो दूर हो। तो जब प्रधानमंत्री होता है तो उससे अपेक्षाएं और बड़ी होती हैं। और वो लोगों, एक लॉबी ये भी है जिनको लगता था कि भाई राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। तो आप देखिए मोदी जी जाने वाले भी हैं अयोध्या, वो क्या वहाँ कहते हैं। तो मोदी जी से अपेक्षाएं ज़्यादा थी। अपेक्षाएं ये थी कि लोगों के जीवन में, जीवन स्तर में बदलाव आए, रोजगार मिले, जो नीतियाँ बदलनी चाहिए, जो तमाम आर्थिक नीतियाँ हैं, जो शैक्षणिक शिक्षा की नीति है, उनको भी बदलना चाहिए। लोग ये ज़्यादा बड़ी उम्मीदें कर रहे थे, चूंकि विकास का नारा दिया था, गुजरात मॉडल की बात हुई थी। हाँ, त्रिपाठी जी, ये बात जो आप कह रहे हैं, क्या इसमें कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है? क्योंकि आपने पहले ये कहा कि मोदी लहर में कोई कमी आई नहीं है, खास करके वाराणसी में तो कमी नहीं आई है, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि अपेक्षाएं जो पब्लिक की थी वो कुछ और थी और वो अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई हैं। तो अगर मोदी लहर बरकरार है तो इसका मतलब है कि उन्होंने काम किया है, और अगर लहर कंटिन्यू नहीं है तो फिर तो इसका खामियाजा उनको भुगतना चाहिए। तो क्या ये दोनों में से सीन बन क्या रहा है वहां का? नहीं, देखिए जो लहर है वो उसके और भी कई कारण होते, सामाजिक दृष्टि से भी होता है। तो जो मुझे लगता है कि जो हिंदुत्व का एजेंडा है बीजेपी का, या तो वो उस लिहाज से एक अलग लेवल पे लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरे मैंने जो बात की कि भाई बनारस शहर के लिहाज से, इम्प्रूवमेंट के लिहाज से कई परियोजनाएं आई हैं, तो इसलिए लोग संतुष्ट हैं। तो एज एमपी तो बात नहीं है, लेकिन मैं देश के पैमाने पे मैं कह रहा था कि उनसे और ज़्यादा अपेक्षाएं थी कि देश का विकास होता, शिक्षा की व्यवस्था बदलती, रोजगारी, जो युवकों को रोजगार मिलते। तो उन सब मामलों में अभी वो जो उम्मीदें जगी थी उस लेवल पे नहीं है, और ये वो एक अलग बात है। और जाहिर है कि दूसरा एक फर्क वो आया है, अपने आप में फर्क आया है कि एक सामाजिक स्तर पर कुछ शक्तियां एकजुट हुई हैं वहाँ, जैसे खास करके जो दलित हैं, कुछ पिछड़े वर्ग के लोग हैं और अल्पसंख्यक हैं। अब वो क्या उसका फर्क पड़ेगा, वो उसका भी फर्क मुझे लगता है कि बनारस में ज्यादा नहीं पड़ेगा और दूसरी सीटों पे पड़ सकता है। सर, आपके पास मैं आऊंगा, और इस बीच आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं आरती की तैयारी पूरी हो गई है और पीएम मोदी का रोड शो जारी है। कुछ ही देर में वो पहुंचेंगे और वहां पर फिर गंगा आरती शुरू होगी। लेकिन गंगा आरती से पीएम मोदी का पुराना नाता है। पिछली बार भी जब वो आए थे तो वो गंगा किनारे जाना नहीं भूले थे। इस बार भी वो भव्य रोड शो के बाद मां गंगा के किनारे दुनिया भर में मशहूर बनारस की भव्य गंगा आरती का हिस्सा बनेंगे। साथ लगातार वरिष्ठ पत्रकार रामदत्त त्रिपाठी जी बने हुए हैं। सर, मेरा आपसे अब अगला सवाल ये होगा कि चुनावी जो समीकरण है अब आपको दिख क्या रहा है? क्योंकि 303 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं, 240 सीटों पर अभी चुनाव होने बाकी हैं। आपके हिसाब से क्या इक्वेशन दिख रहा है? क्या कुछ चुनावी रणनीति में अंदर खाने बदलाव हो रहा है सारी पार्टियों की तरफ से, या फिर आपको लगता है कि उसी पैटर्न पे चल रहा है? देखिए, आपके सवाल से पहले मैं 30 सेकंड लेना चाहूँगा कि जैसे गंगा जी के बारे में मोदी जी ने पिछली बार कहा था, इस बार भी कहा, वो गंगा आरती में भी आ रहे हैं। घाटों में सफाई हुई है, थोड़ा नए घाट बन गए हैं, लेकिन जो मूल समस्या है, आप देखिए आज भी हरिद्वार में वो स्वामी आत्मबोधानंद जो है वो अनशन कर रहे हैं। एक GD अग्रवाल साहब की डेथ भी हो गई, क्योंकि जो तमाम बांधों की वजह से पानी गंगा का निकाल लिया जाता है, या जो तमाम प्रदूषण बड़े शहरों में कानपुर और उससे ऊपर होता है, उसमें अभी तक बदलाव नहीं आया है। तो इसी तरह जहां तक आपकी चुनावी रणनीति की बात है, देखिए मुझे लगता है कि इस समय खास करके अब जो भारतीय जनता पार्टी भी और कांग्रेस भी और दूसरे दल भी इस बात पे लगे हुए हैं कि उत्तर प्रदेश, बिहार
और इन सब राज्यों में खास करके जो है वो अपनी ताकत लगा रहे हैं। दिल्ली में आने वाला है, क्योंकि ऐसा प्रिजम्पशन है कि यूपी में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के साथ जो एकजुट हुआ है, एक तबके का वोटर, कुछ वोटर, उससे कड़ी चुनौती मिल रही है बीजेपी को। तो इसलिए ये ज़्यादा ताकत अब लगाई जा रही है और ऐसा लोगों का अनुमान है कि नॉर्थ इंडिया में बीजेपी की सीटें कम होंगी, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो। गुजरात भी यहाँ तक कि पिछली बार 26 में 26 था, इस बार लोगों को लगता है कि भाई उसमें कुछ डेंट हो सकता है। तो अब उम्मीद लोग ये कर रहे हैं कि बीजेपी उड़ीसा में या बंगाल में अपनी स्थिति सुधारने के लिए क्या करेगी। ठीक है। अब हमारी जो निगाह है वो उड़ीसा और बंगाल पे भी है कि क्या जो नॉर्थ इंडिया में कमी आ सकती है उसकी भरपाई उड़ीसा और बंगाल से कर पाएगी बीजेपी। आपको क्या लगता है, भरपाई होगी उड़ीसा बंगाल से? आपका अपना असेसमेंट क्या है? मुझे लगता है कि आंशिक भरपाई होगी, पूरा तो नहीं हो सकता। नहीं, आप अगर आपकी बात को माने, जितना नुकसान नॉर्थ इंडिया में होगा उसको कहां से भरा जाएगा उड़ीसा बंगाल के अलावा? उड़ीसा बंगाल के अलावा हो सकता है कि देखिए इनको कर्नाटक से हो सकता है, थोड़ा शायद आंध्र या तेलंगाना से हो सकता है। ये भी कहा जा रहा है कि उनको जो वहाँ जगन है रेड्डी, वो एक नए पार्टनर हो सकते हैं उनके। तो यही अब कयास लगाया जा रहा है कि जो नॉर्थ इंडिया से कमी आएगी उसकी भरपाई बीजेपी से कैसे करेगी। और मुझे लगता है कि अब इसके साथ ही साथ जो दोनों तरफ से गठबंधन के पार्टनर्स भी तलाशने, जो बैकग्राउंड जो बातचीत है, संपर्क, वो भी शुरू हो जाएगा। एक बात और राधा त्रिपाठी जी, कांग्रेस बड़ा जोर शोर से इस चुनाव में उतरी थी और प्रियंका गांधी ने खुद कहा था कि अगर राहुल गांधी कहेंगे तो वो चुनाव लड़ेंगी वाराणसी से। लेकिन मोदी के रोड शो से ठीक पहले प्रियंका का ये तय हो जाना कांग्रेस की तरफ से कि प्रियंका गांधी वहां से चुनाव नहीं लड़ेंगी, अजय राय को टिकट दे दिया गया। क्या आपको नहीं लगता है कि इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस ने ये संकेत दिया है कि उनकी हालत उतनी बेहतर नहीं है और कांग्रेस के इस फैसले से जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, जो वोटर हैं कांग्रेस के, उनको निराशा हाथ लगी होगी? सही है कि बनारस को लेके डबल माइंड थी कांग्रेस और उनको उम्मीद ये थी कि शायद समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी अगर सपोर्ट करती हैं तो प्रियंका गांधी लड़ेंगी। जब से वहां पर अखिलेश यादव ने अपना कैंडिडेट उतार दिया और वो भी एक कांग्रेस से तोड़ के अपना कैंडिडेट उतारा शालिनी यादव को, तब से मुझे लगता है कि कांग्रेस ने अपने पैर पीछे खींचे। दूसरे ये भी एक रियलिटी है कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में जहां 80 सीटें हैं, कांग्रेस का कोई सोशल बेस नहीं है। जो पार्टी का एक बोनस वोट होता है कि पिछली बार बसपा को एक भी सीट नहीं मिली थी लेकिन 20% वोट मिला था। कांग्रेस के पास कोई सोशल बेस नहीं है। इसी वजह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सहारनपुर, गाजियाबाद वगैरह में भी जो पहले लोग उम्मीद करते थे कि जो सीटें कांग्रेस निकाल सकती हैं, बाद में वो वोटर गठबंधन की तरफ चला गया। तो मुझे लगता है कि इन्होंने ये सोचा होगा कि बनारस में प्रियंका गांधी को केंद्रित करने के बजाय, सीमित करने के बजाय कुछ और सीटों पे वो मेहनत करें तो शायद उससे नहीं, लेकिन त्रिपाठी जी कोई सीट निकल आए। और दूसरे उनको रायबरेली, अमेठी में भी प्रियंका की जरूरत है। हाँ, लेकिन मैं आपसे एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ ये पूछना चाहता हूँ कि एक तरफ जो ये गठबंधन के लोग हैं, महागठबंधन के लोग हैं, कांग्रेस पार्टी है, एक तरफ ये लोग बड़ी बड़ी बात करते हैं कि मोदी को हराना है, देश को बचाना है और मोदी को हराने के लिए कुछ भी करेंगे, और उसी को देखते हुए ये महागठबंधन भी फॉर्म हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ आप एक सीट कुर्बान नहीं कर सकते। अखिलेश यादव ने वहाँ अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया। मतलब ये है कि आप करना बड़ा चाह रहे हैं लेकिन उसके लिए कोई त्याग करने को आप तैयार नहीं हैं, और वहाँ पर आकर के जो आपका पर्सनल स्वार्थ है वो आपके आगे आ जाता है। और इस मामले में बीजेपी की तारीफ करनी चाहिए कि बीजेपी ने बड़ी मैच्योरिटी का परिचय दिया है। चाहे वो बिहार में नीतीश कुमार को सीट का ऑफर हो, चाहे वो महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ गठबंधन हो, बीजेपी ने जिस मैच्योरिटी का परिचय दिया है, बिहार में तो ज्यादा सीटें बीजेपी ने अकेले जीती थी, उसके बाद भी उन्होंने बराबर का हिस्सा दिया नीतीश कुमार को। तो आपको नहीं लगता कि कांग्रेस में, सपा में या बसपा में इस तालमेल का, इस मैच्योरिटी का अभाव है? आप सही कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने देखिए इतनी मजबूती के बावजूद
उन्होंने अपने कोalition पार्टनर का ध्यान रखा है। बनारस में ही आप देख लीजिए, पूर्वांचल में ही देख लीजिए, एक छोटी सी पार्टी है अपना दल, उसके साथ भी तालमेल किया है। एक ओम प्रकाश राजभर हैं, वो रोज बीजेपी की इतनी आलोचना करते हैं, फिर भी उनको साथ रखा। आप महाराष्ट्र में ही देख लीजिए कि इतना शिवसेना आलोचना कर रही थी, इसके बावजूद उनको थाम के रखा है। तो मालूम है उनको कि छोटी छोटी जो जातियां हैं, समुदाय हैं, समूह हैं, खास करके जो लोअर ओबीसी है, लोअर दलित है, उसको संभाले बिना आप एक बड़ा कोई वो नहीं बन पाएगा। जहां तक समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस की बात है, इनमें आपस में भी कंपटीशन है। शायद अखिलेश यादव ने सोचा होगा कि जब राहुल गांधी ने उतारा है प्रियंका गांधी को, तो ये कहा था कि हम अगला जो विधानसभा चुनाव है उसको ध्यान में रखकर, क्योंकि यूपी में पूरा ताना बाना टूटा हुआ है, ग्रास रूट लेवल पे कांग्रेस का कोई नेटवर्क भी नहीं है, इसलिए वो अपना इस बात पे, और एक कंपटीशन है। तो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव ये रिस्क नहीं लेना चाहते थे कि प्रियंका गांधी को सपोर्ट करके वो एक ऐसा व्यक्तित्व तो बन जाए कि वो मुख्यमंत्री के लिए, उन्हीं के लिए चुनौती बन जाए। यही दिक्कत है ना, तो इसलिए आपस में भी है, क्योंकि मालूम है कि अगर सपा बसपा, कांग्रेस को ये पता है कि जहां तीसरी फोर्स कोई है वहां उसका नहीं बनता है। तो कांग्रेस ये भी चाहती है कि सपा बसपा को भी खत्म करे, जैसे दिल्ली में वो चाहते हैं कि आपको भी खत्म करा जाए। तो एक आपसी प्रतिद्वंदिता भी है, वो तो एक मजबूरी है कि एक अगर सत्ता में नहीं आते हैं तो एक तालमेल होगा, लेकिन एक दूसरे को आगे न बढ़ने देने की भी रणनीति है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात बिल्कुल आपने ठीक एनालिसिस किया है कि ये लोग त्याग करने को तैयार नहीं है और एक दूसरे को आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते हैं। बिल्कुल, और ये चर्चा हमारी लगातार जारी है। आप देख पा रहे हैं सीधी तस्वीर वाराणसी से, हर हर गंगे, ये देखिए आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में, और आरती की तैयारी वहाँ पर हो गई है पूरी तरह से। पीएम मोदी का रोड शो बिल्कुल उफान पे है। आप देख पा रहे हैं किस तरह से जन सैलाब वहाँ पर उमड़ा है पीएम मोदी के दीदार के लिए। सड़कों पर लोग उमड़ पड़े हैं और भव्य तैयारी और एक ज़बरदस्त रिस्पांस जिसे आप कह सकते हैं वो पीएम मोदी के इस रोड शो को मिल रहा है पब्लिक का। तो और कल 11:30 बजे नामांकन होना है उनका वाराणसी से। तो काफ़ी सारे डेवलपमेंट हैं। आज उनके रोड शो से ठीक पहले कांग्रेस का ये साफ कर देना कि वहाँ से प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगी, ये भी अपने आप में एक बड़ा संकेत है। लेकिन रामदत्त त्रिपाठी जी, एक सवाल मेरा आपसे और होगा। पूर्वांचल में करीब 32 सीटें हैं और पिछली बार 32 में से 31 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया था और आजमगढ़ की सीट पर भी मुलायम को नाको चने चबा दिया था। मतलब उनकी स्थिति भी बहुत बेहतर नहीं थी, कांटे की टक्कर थी वहाँ पर। इस बार का सिनारियो आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि इस बार तो हालात बदले हैं, सपा बसपा का गठबंधन है, जातीय समीकरण यूपी में हावी रहता है, तो क्या कुछ इक्वेशन पलटेगा, बदलेगा? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और इसीलिए मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती। आप देखिए कि इतना सब होने के बावजूद उत्तर प्रदेश में 3 महत्वपूर्ण सीटें उपचुनाव में संसद की हार गई थी बीजेपी। वो गोरखपुर में योगी जी की खुद की सीट है, इलाहाबाद में केशव मौर्य की खुद की सीट फूलपुर, और कैराना जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। और आज भी आप देखिए कि गोरखपुर जैसी सीट पे जो एकदम गढ़ मानी जाती है, जिसमें गोरक्ष पीठ भी है, वहाँ भी बीजेपी को समाजवादी पार्टी का जो एमपी था जो उपचुनाव जीता था उसको तोड़ के लाना पड़ा, और वो एक बॉम्बे से एक कलाकार को उम्मीदवार बना उसके। तो बीजेपी को मालूम है कि ये जो सामाजिक समीकरण बना है दलित और पिछड़ा और अल्पसंख्यकों का, ये काफी ठोस है और इसीलिए बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। जी बिल्कुल, एक बड़ा सही एनालिसिस आपने किया है और ये ठीक बात भी है। किसी भी चुनाव को काफ़ी गंभीरता से लेना चाहिए और अगर जीत का भरोसा होते हुए भी पीएम मोदी इस तरह की मेहनत कर रहे हैं तो यही मेहनत की वजह है कि जिसकी वजह से उन्होंने 2014 में शानदार परफॉर्मेंस किया था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रामदत्त त्रिपाठी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पीएम मोदी के रोड शो पर बहुत ही बेहतरीन एनालिसिस करने के लिए।